Hello, welcome back to my YouTube channel. So today we are gonna do our second part of the same topic which is foreign exchange rate. हम लोग ऑलरेडी फिक्स एक्सचेंज रेट और एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंसेप्ट हम लोग फिक्स्ड से रिलेटेड हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं, सॉरी फ्लेक्सिबल से रिलेटेड हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो सिस्टम है वो पढ़ लिया है। आज हम लोग इसका जो बचा कुचा जितना भी चैप्टर है, जितने भी इसके रिमेनिंग कंसेप्ट रह जाते हैं वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। देखो, तीन तरीके की हमने बात की थी एक्सचेंज रेट की। फर्स्ट वन वाज यानी कि फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल एंड मैनेज्ड वाला। ये तीन जो है हमने पढ़ने थे इस चैप्टर के अंदर। उसके अलावा छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, एक दो और रह जाते हैं। तो तीन में से हम लोग जो फ्लेक्सिबल है उसको कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। डिमांड और क्या होता है, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, वो भी हम लोग देख चुके हैं। तो आपको पता होगा कि डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्योंकि जो डिमांड और सप्लाई वाला कंसेप्ट है ना, वो यूजुअली मैंने आपको बताया था बुक्स के अंदर वो बाद में गिवन होता है, इन तीनों कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के बाद में। लेकिन एक्चुअली में मेरे हिसाब से वो पहले पता होना चाहिए, क्योंकि जो ये आपके कंसेप्ट है ना, चाहे हम फ्लेक्सिबल पढ़ रहे हैं चाहे हम फिक्स पढ़ रहे हैं, दोनों के अंदर ही इस टर्म का यूज होता है कि डिमांड और सप्लाई का। हम लोगों ने फ्लेक्सिबल पढ़ते वक्त भी इन कंसेप्ट्स को पढ़ा था, जब हम लोग उनके ग्राफ बना रहे थे तो उसके अंदर भी इन टर्म्स का यूज था। हम लोग जब फिक्स वाला पढ़ रहे हैं उसके अंदर भी यूज होगा, इसलिए हम लोग ऑलरेडी वो वाला टॉपिक भी खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो नहीं देखा है वीडियो तो जाके देख लेना। रीजनिंग, क्योंकि जो बेसिक है, जो अब भी आप पढ़ोगे उसका जितना भी बेसिक होगा ना, वो सारा का सारा हम प्रीवियसली कवर कर चुके हैं प्रीवियस वाले वीडियोस में। अभी तक नहीं देखा है तो देख लो जाके। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। ठीक है, तो आज हमारा कौन सा टॉपिक शुरू होने वाला है, जो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, जो आज के टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो होने वाला है हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल क्या था और फिक्स्ड क्या होता है। फ्लेक्सिबल ये था कि यानी कि जो एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट क्या होता है, एक करेंसी के वैल्यू बाकी करेंसीज के साथ में। जैसे हम लोग बार बार एग्जाम्पल लेते हैं, रुपीज़ का हम डॉलर के साथ तोलते हैं, तो एक डॉलर के अगेंस्ट रुपीज़ कितने देने पड़ते हैं, वो एक्सचेंज रेट होता है। तो एक करेंसी की दूसरी करेंसी के अगेंस्ट जो वैल्यूज चल रहे होते हैं, जो एक्सचेंज करने में हमें वैल्यूज मिलेंगे। अगर मुझे 1 पाउंड चाहिए तो मुझे कितने रुपीस देने पड़ेंगे। तो जो एक्सचेंज है, वो एक्सचेंज रेट जो होता है, वही हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारे पास में होता है। एक्सचेंज रेट हाई का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज रेट हाई का मतलब होता है कि जो अदर फॉरेन करेंसी है उसकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू डोमेस्टिक करेंसी। और फॉरेन एक्सचेंज लो का मतलब में क्या होता है कि हमारी करेंसी उसकी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो हाई एक्सचेंज रेट का मतलब ये है, हाई एक्सचेंज मतलब हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो वीक है, उसकी वैल्यू जो है वो कम है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल में जो एक्सचेंज रेट होता है वो कैसे डिसाइड होता है, वो डिसाइडेड होता है मार्केट फोर्सेस के साथ में, डिमांड और सप्लाई के साथ में, वो जो तय है वो होता है। ठीक है, अब मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ये क्या चीज होती है, एक बार मैं ब्रीफ में आपको इसका बता देती हूँ। बिकॉज आई गेस प्रीवियस वाली वीडियो में हमने ये नहीं किया था, शायद मैं इस टेंशन में नहीं कर पाई थी, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया था, 32 मिनट का वीडियो चला गया वो छोटे छोटे कंसेप्ट बताने के चक्कर में ही। बट स्टिल एक बार मैं छोटे से उसमें आपको बता देती हूँ कि जो ये डिमांड और सप्लाई फोर्सेस है ये काम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, चलो चलो अलग से बताने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर आएगा तो इसी के साथ साथ पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें भी जब टर्म आएगी तो इसी के साथ साथ पढ़ लेंगे। देखो, फिक्स्ड क्या होता है, फिक्स्ड होता है कि जो गवर्नमेंट है जब वो एक्सचेंज रेट को डिसाइड करती है ना, दैट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। दो हम लोग इसका मीनिंग पहले पढ़ चुके हैं जब हम लोग फ्लेक्सिबल और इनके बारे में बात कर रहे थे। बट स्टिल फ्लेक्सिबल में क्या था कि जो गवर्नमेंट है, आरबीआई, उसका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, वो कहीं टांग नहीं अड़ा रहे हैं किसी भी चीज में। जो मार्केट है, मार्केट का मतलब होता है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उसी की जो इन्फ्लुएंस है, उसी की वजह से जो एक्सचेंज रेट है वो फ्लक्चुएट होती है, वही डिसाइड होता है एक्सचेंज रेट। फिक्स के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड कर रही है एक्सचेंज रेट, यहाँ पे मार्केट फोर्सेस का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट इज डिसाइडिंग द एक्सचेंज रेट। सिंपल सी बात है हमारे पास में। अदर देन दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल द कांसेप्ट्स की डिमांड और सप्लाई के बारे में जितना भी होता है। हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट पढ़ चुके हैं, वेयर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर इक्वल। तो अब हम लोग उसी ग्राफ के चलते हुए हम बाकी का कंसेप्ट पढ़ेंगे। देखो, हम सबसे पहले हमारा कर्व बना लेते हैं, 0x। ठीक है, यहां हमारे पास में आता है, यहां क्या आता है, एक्सचेंज रेट, वट एवर द एक्सचेंज रेट अवेलेबल इन द इकोनॉमी, और यहां आता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ
यूएस डॉलर, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, जो भी हम उसकी बात कर रहे हैं वो हम यहाँ पे डॉलर की बात कर रहे हैं, तो लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट यूएस डॉलर्स, ठीक है। एक्सचेंज रेट हमारे पास कैसे होता है भाई, जहां पे भी हमारे डिमांड और सप्लाई बराबर हो, दिस इज आवर डिमांड कर्व, दिस इज आवर सप्लाई कर्व एंड दिस इज आर इक्विलिब्रियम पॉइंट। लेट्स से यहाँ पे जो हमारा है वो है 50 चल रहा है इस वक्त। 50 का मतलब ये है कि जो $1 के अगेंस्ट है वो 50 की वैल्यू चल रही है इस वक्त में, ठीक है। छोटा सा मान के चलते हैं, शायद कम रेट से दिल को तसल्ली मिले थोड़ा सा। तो पॉइंट इज कि $1 के अगेंस्ट से 50 का वैल्यू चल रहा है इकोनॉमी के अंदर। अब पॉइंट ये है कि जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स है। फिक्स का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है वो निर्धारित कर रही है उस रेट को। तो पहला पॉइंट इसके अंदर हम ये पढ़ रहे हैं कि व्हाट इफ गवर्नमेंट डिसाइड द एक्सचेंज रेट हायर देन द इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब जो गवर्नमेंट है वो इससे ज्यादा अगर उस रेट को तय कर रही है तो क्या होगा, देखो मार्केट फोर्सेस से नहीं होगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई 50 चल रहा है, हम इससे ज्यादा उसको रखना चाह रहे हैं, एक्सचेंज रेट ज्यादा रखना चाह रहे हैं। तो ज्यादा का मतलब क्या होगा भाई, यहाँ 50 चल रहा है, ज्यादा मतलब है वो समवेयर यहाँ कहीं होगा। मान के चलो उन्होंने इसको 60 कर दिया है इस वक्त, एक्सचेंज रेट को 50 से बढ़ाकर 60 कर दिया उन्होंने। जो पॉइंट है उसको 50 से बढ़ा करके कितना कर दिया है हमारे पास में, 60 कर दिया है उन्होंने। अब इसका मतलब क्या है, ये चीज़ हम ऑलरेडी भी पहले देख चुके हैं, बस ये चीज़ पहले हो रही थी मार्केट फोर्सेस की वजह से हो रही थी। अभी इस चीज़ को इंटेंशनली किया गया है, मन मर्जी से किया गया है। तो जब एक्सचेंज रेट ज़्यादा हुई है तो हमें यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है 50 से 60 हो गया। 50 से 60 होने का मतलब क्या है कि करेंसी जो है वो डी वैल्यू हो चुकी है। हम लोगों ने दोनों कंसेप्ट पढ़े थे, डैप भी पढ़ा था और डी वैल्यूएशन भी पढ़ा था। तो जब इंटेंशनली उसको रिड्यूस किया जाता है एक्सचेंज रेट को, उसको डिवैल्यूएशन बोला जाता है। और जब वो मार्केट फोर्सेस की वजह से वैल्यू रिड्यूस होती है तो उसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग अब किस टर्म का यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग डिवैल्यूएशन वाली टर्म का यूज करेंगे, बिकॉज ये जो एक्सचेंज रेट है वो इंटेंशनली उसको चेंज किया गया है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ था हमारे पास में, उससे ज़्यादा का रेट तय किया गया है। इस कंसेप्ट का मतलब इससे फ़र्क क्या पड़ा, इसका मतलब है करेंसी जो है वो डीवैल्यू हो गई है। डीवैल्यूएशन का मतलब क्या है, हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो वीक हो गई है। ये तो कॉमन सी बात है ना। पहले हमें $1 लेने के लिए हमें 50 रुपये देने पड़ रहे थे, अभी हमें सेम उस प्रोडक्ट को लेने के लिए, उस सेम डॉलर को लेने के लिए अभी हमको 60 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो जो हमारी करेंसी है वो डीवैल्यू हो चुकी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब डी वैल्यू क्यों किया जाता है, पहली बात तो ये। तो पहले हम इसके रीजंस देख लेते हैं। देखो हम लोग ऑलरेडी पहले इसके रीजंस देख चुके हैं। एक रीजन तो ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए करती है, ठीक है भाई। 50 से 60 हो चुका है अब हमारा, जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी वीक हुई है। डोमेस्टिक करेंसी डीवैल्यूएशन को जो इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, इम्पैक्ट पहला ये इम्पैक्ट पड़ता है कि जो एक्सपोर्ट हैं वो ज़्यादा होते हैं और जो इम्पोर्ट हैं वो एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं और जो इंपोर्ट्स हैं वो कम होते हैं। पहली बात, इंपोर्ट कम क्यों होते हैं भाई, कॉमन सेंस है ना आपके पास में। अब आपको वहाँ से सामान लेने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो फिर आप भाई जब चीज़ महंगी ही हो जाएगी आपके पास में, उनकी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब ये है आपके लिए वो चीज़ महंगी हो गई है। जब आपके लिए वो चीज़ महंगी हो गई है तो भाई आप उस चीज़ को कम खरीदोगे ना, और इसका रिवर्स आपके, इसलिए आपके एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपकी करेंसी वीक हो गई है। तो उनके लिए चीज़ एडवांटेज है, उनके लिए चीज़ एडवांटेज है। आप खुद सोचो, जब मेरे हाथ में पैसे ज्यादा आ जाएंगे देन आई डिमांड मोर, वही वाला कंसेप्ट है। इसलिए उनके एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं और हमारे इंपोर्ट जो रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो चीज़ महंगी हो चुकी है, ठीक है। तो इसलिए की जाती है क्योंकि डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट बढ़ता है। एक और रीज़न आप इसके अंदर लिख सकते हो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है ना भाई। मैं भी तो वहीं पे इन्वेस्ट करूँगी ना जहाँ पे मुझे रेट कम मिलेंगे, या फिर जहाँ पे मेरी जब वैल्यू जो है, मेरी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि अब मेरी परचेजिंग पावर ज़्यादा है, मेरी परचेजिंग पावर ज़्यादा है, तो मैं वहीं इन्वेस्ट करूँगी ना जहाँ मुझे ज़्यादा फायदा होगा। तो फॉरेन करेंसी कह रही हूँ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये रीजंस होते हैं जिससे कि बाहर से लोग हमारे पास इन्वेस्ट करें या फिर हमारे जो एक्सपोर्ट हैं वो बढ़ें। इन रीजंस की वजह से जो करेंसी है उसको डिवैल्यू किया जाता है। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको प्रीवियस वीडियो में, हम लोगों ने डिवैल्यूएशन मतलब इंडिया में कितनी बार हुआ है। अगर वीडियो देखा है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर करना, और अगर खुद से ही पता है तो वेल एंड गुड है ही, ठीक है। अब पॉइंट ये आ जाता है जो मैंने अभी बोला था कि ये जो मार्केट इन्फ्लुएंस है वो क्या चीज़ होती है, वो मैं इसी पॉइंट पे आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो अब होता क्या है वो देखना आप।
कि मान के मत चलो, मेरी करेंसी जब डी वैल्यू हुई है, ठीक है, जो मेरी करेंसी है वो डी वैल्यू हो गई। डी वैल्यू होने का मतलब है मेरी करेंसी जो थी वो 50 थी पहले, अब उसकी वैल्यू $1 के अगेंस्ट, जहाँ 50 थी अब $1 के अगेंस्ट वहाँ वैल्यू जो है वो 60 हो चुकी है। इसका मतलब मेरी करेंसी डी वैल्यू हो गई है। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, मेरे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, मेरे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और मेरे इम्पोर्ट रिड्यूस होंगे इसकी वजह से। अब एक चीज़ सोचना तुम, मेरे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ने का मतलब क्या है, मेरे प्रोडक्ट की, मैं इंडिविजुअल कंसेप्ट में समझ की कोशिश करना, एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड प्लीज ट्राई टू लिसन एवरी सिंगल वर्ड विथ whatever I am about to say. Reason being because I have seen a lot of students getting confused in this particular concept कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे. So make sure and I will try to make it clear in a very simple language to you. इसको कंट्री नहीं, इसको एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करना, बिकॉज वंस यू गेट द कंसेप्ट, यू नो देर इज अ क्लिक इन द माइंड व्हेन यू गेट द कंसेप्ट. तो एक बार उसको सोचने की कोशिश करना. देखो, जब मेरे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, बेसिकली मेरी सेल बढ़ रही है, ठीक है, सब समझ जाओ, सबको एक तरफ रखो कि करेंसी डी वैल्यू हो चुकी है, करेंसी डी वैल्यू हो चुकी है, इसका मतलब मेरे प्राइस रिड्यूस हो चुके हैं, मेरे प्राइस रिड्यूस हो चुके हैं. अब इसके आउटकम क्या है कि एक्सपोर्ट बढ़ गया. एक्सपोर्ट बढ़ने का मतलब क्या है, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है. जब मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो मेरे प्राइस बढ़ेंगे. समझे थोड़ा सा, मेरे एक्सपोर्ट बढ़े हैं. अब एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से क्या हुआ है कि डिमांड बढ़ गई है. डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेंगे. प्राइस बढ़ने का मतलब क्या है भाई, मेरे प्राइस रिड्यूस किए गए, मेरे प्राइस कम हुए थे ना पहले जब करेंसी डीवैल्यू हुई थी, पर डिमांड बढ़ने की वजह से मेरे प्राइस ऊपर जाएंगे. प्राइस ऊपर जाने का मतलब है मेरी करेंसी जो है वो अप्रिशिएट हो गई है. समझे थोड़ा सा, रिपीटिंग अगेन, नहीं तो उसके बाद में वीडियो को 1.5x में सुन लेना ताकि तुम्हें लंबा ना लगे वीडियो. बहुत ज़्यादा पॉइंट ये था यहाँ पे कि करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से जो है वो प्राइस कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे हमारी कंट्री के. ये समझो तुम, करेंसी डिवैल्यू हुए, हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है, हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है, इसका मतलब जो है वो जो गुड्स हैं वो चीपर हैं दूसरी कंट्री के लिए खरीदने के लिए, इसलिए उनके लिए जब प्राइस कम है तो वो यहाँ से सामान खरीद रहे हैं, ठीक है. इसकी वजह से मेरे जो एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ने का मतलब ये है कि मेरे सामान की डिमांड बढ़ रही है, और जब सामान की डिमांड बढ़ रही है तो फिर प्राइस भी बढ़ेंगे. ये हम लोग जानते हैं, इट्स अ बेसिक कंसेप्ट कि जब डिमांड बहुत ज्यादा होगी तो प्राइस बढ़ेंगे. प्राइस बढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि जो मेरी करेंसी है वो एप्रिशिएट हो गई है. जब मेरी करेंसी एप्रिशिएट हो गई है तो एप्रिशिएशन की वजह से क्या होगा, हमारे पास में जो ये डिवैल्यूएशन वाला कंसेप्ट है ये तो फेल हो जाएगा हमारा. क्यों? क्योंकि ये तो चाहिए ही नहीं था ना अपन को कि जो करेंसी है वो डी वैल्यू हम कर क्यों रहे हैं फिर जब इसकी वजह से हो जाएगा तो. बट बैक टू द कंसेप्ट ये है हमारे पास में. अब जो क्या होगा, करेंसी अप्रिशिएट हो गई, भाई डिवैल्यूएशन हुआ. अब इसको ना तो मार्केट फोर्सेस से रिलेट करो, एक बारी लीव द थिंग असाइड, मार्केट इन्फ्लुएंस से रिलेट करो. करेंसी डिप्रिशिएट हुई, डिप्रिशिएट होने की वजह से एक्सपोर्ट बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े तो फिर हमारा प्राइस बढ़ा और करेंसी अप्रिशिएट हो गई है, और करेंसी दोबारा से फिर अप्रिशिएट हो गई है. समझ गए हो, डिप्रिशिएट हुई इन्फ्लुएंस की वजह से, एक्सपोर्ट बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े तो यानी कि डिमांड बढ़ी यानी कि प्राइस बढ़े, और उसके बाद वो अप्रिशिएट हो गई है करेंसी. फिर उसके बाद क्या होगा, जब करेंसी अप्रिशिएट हो गई है, मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, तो फिर मैं इंपोर्ट ज्यादा करूंगी. इंपोर्ट ज्यादा क्यों करूंगी मैं, मेरे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे ना. मेरे दो कंट्री हैं ए और बी हमारे पास में, ये जो कंट्री है इसकी करेंसी डिप्रिशिएट हुई है. करेंसी डिप्रिशिएट होने की वजह से जो एक्सपोर्ट हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगे तो प्राइस बढ़ जाएंगे, यानी कि करेंसी जो है वो अप्रिशिएट हो गई है. करेंसी अप्रिशिएट होने की वजह से क्या होगा, जो एक्सपोर्ट है वो रिड्यूस होंगे और जो इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगे हमारे पास में. अब जब इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, क्यों बढ़ जाएंगे, क्योंकि मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई है. भाई मेरी करेंसी अप्रिशिएट हुई है तो इसका मतलब वैल्यू हो गई है. अगेन फिर वही वाली बात है, इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे. इंपोर्ट्स बढ़ने से क्या होगा, उनकी करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी और हमारी वाली फिर से डेप्रिशिएट हो जाएगी. सो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ मार्केट इन्फ्लुएंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. बट ओवर हियर नाउ लेट्स अगेन बैक टू द कंसेप्ट. वो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इंटेंशनल वाला कंसेप्ट, यानी कि डिवैल्यूएशन किया गया है इंटेंशनली. अब अगर इंटेंशनली करने के बाद में एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से अप्रिसिएशन हो जाता है करेंसी का, भाई फिर तो कामयाब नहीं है कंसेप्ट. क्यों? फिर तो जो ये कंसेप्ट था वो फेल ही हो गया. भाई अपने को तो फिलहाल चाहिए नहीं था ना करेंसी अप्रिशिएट हो, हमने तो डिवैल्यूएशन इसलिए किया ही नहीं है ना, क्योंकि हम चाह ही नहीं रहे कि करेंसी की वैल्यू दोबारा बढ़े, हम तो चाह रहे हैं फिलहाल डिवैल्यूएशन रहे. तो इसमें फिर आ जाती है हमारी जो
गवर्नमेंट है, जो आरबीआई है, वो यहाँ पे एक रोल प्ले करेगी। रोल प्ले क्या करेगी भाई, करेंसी की वैल्यू अभी नीचे लुढ़की पड़ी है, तो करेंसी की वैल्यू तो जब बढ़ेगी ना, जब लोगों के पास में वो पैसा आएगा हाथ में, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो कैसे रोल प्ले करती है, वो अब्जॉर्ब कर लेती है उस एक्सेस सप्लाई को इकोनॉमी के अंदर से। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज यही तो होता है ना कि जब बाहर से कोई हमें पैसे भर रहा है तो फॉरेन करेंसी हमारे देश में आ रही है भाई। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर से लोग हमारे पास में पैसे भेजेंगे यहाँ पे, जब बाहर से लोग हमें पैसे भेजेंगे, जब हमारी डिमांड के अगेंस्ट वो पैसे पे करेंगे उस चीज़ के लिए, वही होता है सप्लाई। तो गवर्नमेंट यहाँ पे आती है और वो क्या कर रही है, बेसिकली आरबीआई, क्योंकि आरबीआई ही है जो सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी करती है, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं गवर्नमेंट और आरबीआई बोथ, बिकॉज आरबीआई इज द वन हु कीप्स द रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो आरबीआई क्या कर रही है यहाँ पे, वो अब्जॉर्ब कर रही है उस एक्सेस सप्लाई को, यानी कि वो क्या कर रही है, वो खुद से खरीद रही है फॉरेन एक्सचेंज को इनटू इंटरनेशनल मॉनेटरी, जो मनी मार्केट जो है, इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट है वहां पे जो आरबीआई है वो खुद से उस एक्सेस सप्लाई, यानी कि जो पैसे हैं जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको खरीद रही है, ताकि उसका जो इम्पैक्ट है वो इसके ऊपर ना पड़े यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अगर फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा इकोनॉमी के अंदर आ जाएगा तो भाई इसका इम्पैक्ट तो फिर खत्म ही हो जाएगा ना, डीवैल्यूएशन, फिर तो करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। वो नहीं चाह रहे करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो, अभी वो चाह रहे हैं इसी कंसेप्ट को, दैट्स व्हाई दे डिड इट ना। डिवैल्यूएशन क्यों किया था, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए डिवैल्यूएशन किया था। अब एक्सपोर्ट तो बढ़ रहा है, लेकिन उसको स्टेबलाइज करने के लिए जो आरबीआई है वो क्या कर रही है, वो जो एक्सेस सप्लाई यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज है वो उसी को ही खुद ही खरीद रही है वहां पे। तो वो सप्लाई को न्यूट्रलाइज कैसे कर रही है, उसको बैलेंस आउट कैसे कर रही है, खुद ही उस एक्सेस सप्लाई को खरीद के, तो परचेज करके फॉरेन एक्सचेंज को आरबीआई उसको मेंटेन करती है, ठीक है। अब हम इसका रिवर्स केस एक बार पढ़ लेते हैं। दो आई डू नॉट वांट टू एक्सप्लेन, आई वांट यू टू गेट द पॉइंट बाय योरसेल्फ। तो बेशक तुम वीडियो को स्किप करके खुद से समझने की कोशिश करना उस चीज को, मतलब फॉरवर्ड करके, ठीक है। तो हम दूसरा वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं। अगर वो इक्विलिब्रियम रेट से नीचे उस रेट को तय करती है, तो लेट्स से उन्होंने यहाँ पे किया उस चीज को, सेपरेट आप ग्राफ बना लेना, उसमें जो ये वाला 60 वाला वैल्यू है वो नहीं आएगा ना। फिर अगर आप नीचे से क्या होता है, मान के चलो 50 का उन्होंने 40 कर दिया, 50 से ये 40 कर दिया, 40 करने से क्या होगा, जो डिवैल्यूएशन की जगह रिवर्स केस हो जाएगा, विच इज रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन क्या होता है, हायर रेट पे डिसाइड करना उस चीज को, यानी कि हायर रेट का मतलब, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, रीवैल्यूएशन का मतलब ये होता है, आप $1 के अगेंस्ट अभी तक 50 वैल्यू चल रही थी, अभी $1 के अगेंस्ट जो वैल्यू है वो 40 हो गई है। इसका मतलब आपकी करेंसी की जो वैल्यू है वो बढ़ गई है यहाँ पे। जब करेंसी की वैल्यू जो है वो बढ़ गई है, अब अगेन बिल्कुल सेम कंसेप्ट आ जाता है। अगर करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है आपके पास में, इसके इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं, इसके इम्पैक्ट में जो आपका एक्सपोर्ट है वो रिड्यूस होता है और जो आपका इम्पोर्ट है वो बढ़ जाता है, जो हमने अभी यहाँ पे बढ़ा था कि जब एप्रिशिएट होती है करेंसी उसकी वजह से आपके एक्सपोर्ट कम होते हैं और इंपोर्ट ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो अगेन अब इसके अंदर भी गवर्नमेंट सेम तरीके से इंटरफेयर करेगी। भाई यहाँ पे वो सप्लाई को ऑब्जॉर्व कर रही थी, है ना, एक्सेस जो सप्लाई हो रही थी, जो बाहर से आ रहा था उसको ऑब्जॉर्व कर रही थी उसको, तो यहाँ पे अब इस केस में वो क्या करेगी उस चीज के लिए। तो बेशक वीडियो को पॉज करके थिंक इट ओवर एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, नीचे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि देखो इस केस में क्या हो रहा था, गवर्नमेंट ने उस एक्सेस, आरबीआई ने उस एक्सेस सप्लाई को ऑब्जॉर्व किया था। कैसे किया था, खुद से खरीद के क्या किया था, फॉरेन एक्सचेंज को, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा वो रिलीज करेगी, ठीक है। कहाँ पे रिलीज करेगी वो उसको, फॉरेन एक्सचेंज को, वो सेम उस मार्केट में, मनी मार्केट में वो रिलीज करेगी फॉरेन एक्सचेंज को। बिल्कुल रिवर्स वाला केस है। रिलीज क्यों करेगी फॉरेन एक्सचेंज को, बिकॉज दे डू नॉट वांट कि वो इस वैल्यू को अभी टस से मस नहीं करवाना चाहते हैं, दे वांट टू कीप इट एज इट इज। तभी तो उन्होंने उसको यहाँ पे फिक्स किया था। जिस तरीके से यहाँ पे उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज को खरीद लिया था वहां पे, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे उसका इंपैक्ट यहाँ तक पड़े, सेम वो चाह रहे हैं कि रीवैल्यूएशन जो है करेंसी की वैल्यू एप्रिसिएशन में बनी रहे। तो इसके लिए वो क्या करेंगे, उसको रिलीज करेंगे मार्केट के अंदर। रिलीज करने से वो उस चीज को मेंटेन करना चाहते हैं इकोनॉमी के अंदर। आई होप यू आर गेटिंग वट एवर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू। नहीं समझ में एक बार रिवाइंड करके दोबारा से वीडियो को देखो, फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार कॉमेंट सेक्शन में बताना। आई ट्राई टू मेक लाइक अ वीडियो जस्ट टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट टू यू, लाइक सिर्फ और सिर्फ ये जो एक छोटा सा एरिया है इस वाले कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। अभी हमारा जो अगला वाला मुद्दा है थोड़ा सा उसको समझते हैं।
अब जो हम फिक्स्ड वाला पढ़ रहे हैं ना, फिक्स के साथ में एक छोटा सा कंसेप्ट और आपके पास में बुक्स में गिवन होता है और जो थोड़ी सी बेसिक नॉलेज के लिए भी ज़रूरी होता है, वो होता है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। अब ये गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम क्या आता है हमारे पास में, मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ में बताने की कोशिश करती हूँ फटाफट से। देखो होता क्या है गोल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से, गोल्ड स्टैंडर्ड में ये होता था आपके पास में कि जो करेंसी की वैल्यू है ना वो गोल्ड के हिसाब से तय की जाती थी, ठीक है। बुक्स में आप एग्जैक्ट लैंग्वेज में पढ़ोगे ना, देन यू विल गेट टू लाइक नो द एग्जैक्ट मीनिंग जो आपको एग्जाम में लिखना होता है, ठीक है। अब एक बार समझते हैं इसके मीनिंग को, ताकि आपको बुक्स में तुरंत समझ में आ जाए क्या होता है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में क्या होता है हमारे पास में कि होता था हमारे पास में, इट वाज प्रेवलेंट इन द इकोनॉमी लाइक बिफोर 1920 से पहले ये चलता था थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें क्या होता था आपके पास में, यानी कि जो मोस्ट प्रेवलेंट हम सिस्टम की बात कर रहे हैं तब की, तो कि जो करेंसीज की वैल्यू है ना वो गोल्ड के हिसाब से एडजस्ट की जाती थी, गोल्ड के हिसाब से कैसे एडजस्ट की जाती थी। आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल विच इज प्रोबेबली गिवन इन योर बुक्स, ताकि जब पढ़ो तो तुमको कंफ्यूजन ना रहे। मान के चलते हैं, देखो एक जो यूके की है, यानी कि 1 पाउंड हम लेते हैं, तो 1 पाउंड उन्होंने कैलकुलेट करते हैं, ये समझ लो तुम कि 1 पाउंड जो है ना वो 2 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर है, ठीक है। एक जो पाउंड है वो 2 ग्राम्स ऑफ गोल्ड के बराबर है। वहीं पे जो $1 है लेट्स से, वो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर है। तो अब एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता था, वो इसके बेसिस पे डिसाइड होता था जो एक्सचेंज रेट होता था। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है, यानी कि अब अगर आप 1 पाउंड दोगे तो उसके अगेंस्ट आप $2 ले सकते हो, क्योंकि जो 1 पाउंड है भाई, मेरा जो 1 पाउंड है वो 2 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर है, अगले की जो एक ही करेंसी है वो 1 ग्राम के बराबर है। तो भाई जब मैं एक्सचेंज करूंगी तो मैं उसको 2 ग्राम ऑफ गोल्ड दे रही हूं, तो अगेंस्ट वो भी तो मुझे 2 ग्राम ऑफ गोल्ड ही देगा, इसका मतलब वो मुझे अपने $2 देगा, ठीक है। तो ये है यहाँ पे, तो इसका जो एक्सचेंज रेट बना वो कितना बना, 1:2 एक्सचेंज रेट बना कि वो 1 पाउंड के अगेंस्ट उनसे $2 जो है वो लेगा। क्यों, क्योंकि जो अगेन मैं बता रही हूँ ये 2 के बराबर है। मेरे हाथ में 1 पाउंड ना छोड़ो, मेरे हाथ में ये मानो मेरे हाथ में 2 ग्राम ऑफ गोल्ड है, मैं कह रही हूँ भाई मेरे हाथ में भी 2 ग्राम है, तुम्हारे हाथ में भी, मुझे मतलब मैं तुम्हें 2 ग्राम दे रही हूँ तो बदले में तुम मुझे 2 ही तो दोगे ना, मैं 2 के अगेंस्ट 1 क्यों लूंगी यहाँ पे। तो जब मैं तुम्हें 2 दे रही हूँ उसके अगेंस्ट तुम भी मुझे 2 ग्राम दो, तो उनको 2 ग्राम देने के लिए मुझे अपने $2 देने पड़ेंगे, मुझे 1 ही देना पड़ेगा क्योंकि वो 1 ही 2 के बराबर है। तो एक्सचेंज रेट हुई यहाँ पे 1:2, ये होता है आपका गोल्ड स्टैंडर्ड वाला सिस्टम हमारे पास में। अब एक छोटा सा कंसेप्ट ये आ जाता है यहाँ पे कि क्या यहाँ पे गोल्ड एक्सचेंज हो रहा है या एक्सचेंज रेट डिसाइड हो रहा है। देखो मेनली जो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम है ना वो आपका एक एक्सचेंज रेट डिसाइड करने के लिए हुआ कि दिस इज द एक्सचेंज रेट, दिस इज द एक्सचेंज रेट जो हमने यहाँ पे लिया कि 1 पाउंड के बदले $2 मिलेगा मेरे को, दिस वाज द एक्सचेंज रेट यहाँ पे। बट एक तरफ हम ये भी बोल सकते हैं कि गोल्ड का एक्सचेंज भी होता था, दो आपकी बुक्स में है नहीं, बट एक बार बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे मान के चलो ये होता था आपके डेफिसिट वगैरह को क्लियर करने के लिए, यानी कि अगर आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बहुत ज्यादा हो जाए या आपके एक्सपोर्ट ज्यादा हो, उस केस के अंदर आप जब इंपोर्ट आप ज्यादा कर रहे हो आपके एक्सपोर्ट से तो डेफिसिट हो गया है। अब डेफिसिट हो गया है तो उस केस में जो होता था वो गोल्ड ट्रांसफर हो जाता था, ठीक है, कि आप उस डेफिसिट को रिकवर करने के लिए फिजिकली जो गोल्ड है ट्रांसफर कर रहे हो। अदरवाइज जो आपका है कि 2 और भी तरीके थे उस डेफिसिट को कवर करने के लिए, करेंसी वाला भी तरीका था आपके पास में, बट फिजिकल ट्रांसफर ऑफ गोल्ड मैं उस केस की यहाँ पे बात कर रही हूँ कि जो डेफिसिट होता था ट्रेड में, जो डेफिसिट हुआ है उसको रिकवर करने के लिए गोल्ड का जो फिजिकल ट्रांसफर है कि आप गोल्ड उठा के दे रहे हो, वो उस केस में था। बट जो यहाँ पे हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं जस्ट टू डिसाइड द एक्सचेंज रेट बिटवीन द करेंसीज का एक्सचेंज रेट डिसाइड करने के लिए, वो ये कंसेप्ट है जो हम बात कर रहे हैं। अब ये जो कंसेप्ट है वो एंड हो गया था आपका, ठीक है। तो इसके साथ एक पॉइंट और आ जाता है, वो आ जाता है आपका बुक्स के अंदर भी गिवन होता है, वो होता है एक ब्रेटन वुड। ये ब्रेटन वुड क्या है, इट्स काइंड ऑफ एक प्लेस है आपके पास में, यहाँ पे आपके जो यूनाइटेड नेशंस है उनकी मॉनेटरी कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। अब वो कॉन्फ्रेंस क्या थी, वो 1944 में हुई थी। तो ब्रेटन वुड जगह में, यानी कि 1944 में जहाँ पे आपका IMF भी आया था, तो हम IMF को पढ़ेंगे तो हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पे, बट इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर जो IMF भी आया था आपके पास में, और यहाँ पे आपका शुरुआत था जिसको हम बोलते हैं एडजस्टेबल पेग ऑफ एक्सचेंज सिस्टम आपके पास में। तो एडजस्टेबल पेग
ऑफ एक्सचेंज सिस्टम क्या था आपके पास में। अब इस सिस्टम के अंदर आपके पास में क्या होता था कि जो डिफरेंट कंट्रीज है ना, उनकी वैल्यू को रिलेट कर दिया था वन करेंसी के साथ। वन करेंसी जैसे कि यूएस डॉलर, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं पेग्ड कर दिया था। जो रिलेट हम वर्ड यूज कर रहे हैं उसकी जगह आप उस वर्ड को बोल सकते हो, उनको पेग्ड कर दिया था, ठीक है। पेग्ड टू वन करेंसी विच इज यूएस डॉलर। आप इसलिए समझ सकते हो बिकॉज यू नो डेवलप्ड इकोनॉमीज में था, तो इसलिए वो जो यूएस डॉलर है उसके साथ उस करेंसी को, मल्टीपल कंट्रीज की करेंसी को पेग किया गया था, रिलेट किया गया था, ठीक है। क्योंककि जो ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम हम पढ़ते हैं ना, इसके अंदर सारे के सारे जितने भी कंट्रीज है सारे के सारे अवेलेबल नहीं थे। यहाँ पे कुछ कंट्रीज थे जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया था। आई टोल्ड यू कि जब हम आईएमएफ पढ़ेंगे, हम पूरे का पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो जो भी मेंबर्स कंट्रीज थे वहाँ पे सारे के सारे वो अवेलेबल थे, ठीक है, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर, ठीक है। तो पॉइंट ये है, सिंपल सी बात ये है यहाँ पे कि जो डिफरेंट कंट्रीज थे उनको रिलेट कर दिया गया था वन करेंसी के साथ में, विच इज यूएस डॉलर। और जो यूएस डॉलर की वैल्यू है ना, उसको फिक्स किया गया था इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। जैसे हमने यहाँ पे समझा, तो यूएस डॉलर को रिलेट कर दिया गया था गोल्ड के साथ में कि एक यूएस डॉलर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गोल्ड इतना होगा। तो यानी कि जब करेंसीज की वैल्यू को रिलेट किया जाता था यूएस डॉलर के साथ में, तो अल्टीमेटली इट इम्प्लाइड दैट उसको समझा जाता था इन टर्म्स ऑफ गोल्ड इसकी इतनी वैल्यू है, ठीक है। समझे थोड़ा बहुत भी कि जो यूएस डॉलर है उसको गोल्ड के टर्म्स में उसकी वैल्यू निकाल दी। मान के चलो $1 की वैल्यू निकाल दी कि इतना गोल्ड उसमें माना जाएगा। गोल्ड में आउंस में चलती है जो वैल्यू चलती थी ना, कि इतने आउंस ऑफ गोल्ड है, तो एक यूएस को इतने आउंस ऑफ गोल्ड के साथ में डैश आउंस ऑफ गोल्ड के साथ में निकाल दिया। अब जब करेंसीज को रिलेट किया जा रहा है यूएस डॉलर के साथ में, तो अल्टीमेटली वहां समझ पा रहे हैं कि भाई जब हमारी करेंसी इतने यूएस डॉलर के बराबर है या एक यूएस डॉलर इतनी वैल्यू के बराबर है, इसका मतलब ये है कि उसकी वैल्यू अल्टीमेटली इतना गोल्ड मानी जाएगी, ठीक है। तो ये था एडजस्टेबल पेग एक्सचेंज सिस्टम हमारे पास में। और अगर इसके अंदर कोई भी एडजस्टमेंट की जाती है तो भाई डेफिनेटली फिर वो आईएमएफ के हाथों से की जाएगी। आईएमएफ जो यहाँ पे निकला था आपके पास में, बेसिकली आईएमएफ जो है वो उसके चेंजेस को डिसाइड करेगा सारे के सारे। अगर की जाएगी तो फिर वहाँ से सारा का सारा चिट्ठा होगा, वहाँ पे उनकी परमिशन होगी, उनके हिसाब से काम होगा। अब ये वाला भी जो कंसेप्ट है ना आपके पास में, जो हम अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पे एडजस्टेबल पेग वाला, वो भी 1977 में खत्म हो गया था। और उसके बाद में फिर फ्लेक्सिबल वाला जो है, जो फ्लेक्सिबल हम लोगों ने प्रीवियस वाला वीडियो में पढ़ा था, वो चल रहा था। अगर लैंग्वेज बहुत फास्ट लग रहा हो तो उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर लेना, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास आता है अगला, विच इज मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। नेक्स्ट कंसेप्ट वी हैव इज मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, या फिर आप इसको डर्टी फ्लोट भी बोलते हो, ठीक है। सो इसलिए अलग अलग नाम होते हैं बहुत सारी चीज़ों के, ठीक है। आप इसको डर्टी फ्लोट भी बोलते हो, या फिर इसको बोला जाता है बेसिकली मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो किसी भी प्रकार का नाम आपको मिल जाए वहाँ पे तो आप समझ जाना कि यही वाला जो कंसेप्ट है वो हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। बार बार 1000 बार बोल चुकी हूँ कि जब भी आप कहीं से भी किसी भी लेक्चर को लेते हैं, किसी भी टीचर के लेक्चर्स को ले रहे हैं ऑनलाइन, मेक श्योर आप उसके बाद में बुक्स ज़रूर पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको पढ़ने ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो एक बारी लेक्चर लेने के बाद में बुक्स ज़रूर पढ़ा करें। हाँ, बट ये गारंटी होती है कि उसके बाद में आपको बुक्स के ऑलमोस्ट सारे के सारे कंसेप्ट है ना वो बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। तो देखते हैं फटाफट से मैनेज्ड में क्या होता है। देखो जो मैनेज्ड, स्पेलिंग सही है, हाँ सही है। मैनेज्ड वाले में क्या केस होता है आपका, मैनेज में ये होता है, इंडिया में यही वाला चलता है आपका जो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है। अब इस एक्सचेंज रेट सिस्टम में आपके पास में क्या होता है, देखो होता तो मार्केट सप्लाई से ही है, जो डिमांड और सप्लाई जो हम लोग अभी पढ़ के आ चुके हैं, हम लोगों ने सारा पढ़ा है, होता तो उसी की वजह से है। लेकिन जो आरबीआई है, गवर्नमेंट है, वो इंटरफेयर करते हैं वहाँ पे। वो एक्सचेंज रेट को सिर्फ और सिर्फ जब उन्हें लगता है, समझो इस तरीके से, जब हाथ से चीज़ें बहुत ज़्यादा बाहर जा रही हैं, उन्हें लगता है कि भाई इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, दे आर नॉट डिसाइड द एक्सचेंज रेट, वो एक्सचेंज रेट को फिक्स नहीं कर रहे हैं, वो एक्सचेंज रेट को फिक्स नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं जब वो उनके हिसाब से काबू से बहुत ज्यादा बाहर हो जाता है, ठीक है। बस इतना सा मतलब होता है मैनेज करने का यहाँ पे, ठीक है। अब मैनेज करने में भी जो हम लोगों को पढ़ना है ना, वो भी हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं वैसे तो, पर देखो अब अगर आरबीआई को, गवर्नमेंट को लगता है कि जो एक्सचेंज रेट है दैट नीड टू बी रिड्यूस्ड,
ठीक है, देखो हाई का मतलब क्या होता है, हाई एक्सचेंज रेट का मतलब ये होता है कि जो आपकी फॉरेन करेंसी है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, जो आपकी डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू कम है। अब अगर उन्हें लगता है जो एक्सचेंज रेट है दैट नीड टू बी रिड्यूस्ड, रिड्यूस का मतलब क्या है हमारे पास में, रिड्यूस का मतलब ये है कि वो आपकी डोमेस्टिक जो करेंसी है उसका क्या करना चाह रहे हैं, एक्सचेंज रेट ज़्यादा होने का मतलब है करेंसी वीक है, तो एक्सचेंज रेट कम होने का मतलब क्या है कि जो आपकी डोमेस्टिक करेंसी है वो उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं, वो उसको पावरफुल बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर उन्हें लगता है कि अगर एक्सचेंज रेट है, जो फॉरेक्स एक्सचेंज रेट है आपके पास में, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज जो रेट है उसको रिड्यूस करना है, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, उसके लिए वो जो सप्लाई है इंक्रीज करेंगे। किस चीज को इंक्रीज करेंगे, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को इंक्रीज करेंगे इनटू इंटरनेशनल मनी मार्केट, वहां पे वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। किसको इंक्रीज करेंगे, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को इंक्रीज करेंगे। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को इंक्रीज करने का मतलब क्या है हमारे पास में, हम लोगों ने अभी भी प्रीवियसली देखा था, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ये है कि जो बाहर से करेंसी आती है हमारे देश में, यानी कि हमारा जब एक्सपोर्ट बढ़ता है उसकी वजह से सप्लाई बढ़ती है ना फॉरेन एक्सचेंज की, समझ रहे हो थोड़ा बहुत भी, जब एक्सपोर्ट बढ़ता है उसकी वजह से जो सप्लाई है वो बढ़ती है फॉरेन एक्सचेंज की। ठीक है, तो सप्लाई इंक्रीज होने का मतलब ये है कि बाहर से जो करेंसी है वो हमारे देश में आ रही है, जब सप्लाई बढ़ती है उसकी वजह से जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ती है, वो स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, इसलिए जब हमें अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को स्ट्रॉन्ग नहीं करना था तो आरबीआई ने सारी की सारी जो एक्सेस सप्लाई थी उसको अब्जॉर्ब कर लिया था, क्योंकि अगर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगी तो जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। समझ रहे हो, इसके रिवर्स में हम जाते हैं, अगर उन्हें इस वैल्यू को रेज करना है, रेज करने का मतलब ये है वो चाह रहे हैं कि भाई अब वो करेंसी को वीक करना चाह रहे हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, फिर वो डिमांड करेंगे। डिमांड किसकी करेंगे, यूएस डॉलर की, यानी कि वो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड को बढ़ाएंगे। डिमांड करेंगे फॉरेन एक्सचेंज की। डिमांड करने से क्या होगा, जब हम किसी चीज़ की डिमांड करते हैं तो उस चीज़ के प्राइस बढ़ जाते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर मैं फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करूंगी, इसका मतलब है इसकी फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब उनकी वैल्यू बढ़ेगी तो उनकी करेंसी अप्रिशिएट होगी। उनकी करेंसी अप्रिशिएट अगर होगी तो हमारी करेंसी वीक होगी। यही है यहाँ पे उसको रेज करने का मतलब। भाई रेज, हाई का मतलब क्या होता है, फॉरेन करेंसी उसकी वैल्यू ज़्यादा है, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम है। सो दिस इज मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, आई होप आप समझे थोड़ा सा। इसके बाद जो चैप्टर में एक कंसेप्ट गिवन है वो गिवन है इन सबकी मेरिट्स और डीमेरिट्स। बिलीव मी, अगर आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ गए हैं ना तो मेरिट और डीमेरिट आप बहुत इंस्टेंटली पढ़ सकते हो, उसमें आपको 19-20 भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग, बिकॉज जो एडवांटेज डिसएडवांटेज होती है ना वो हमेशा कंसेप्ट में से ही आपके पास में बन जाती हैं। ठीक है, जैसे आप एक चीज़, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो जो फिक्स्ड वाला है, फिक्स्ड वाले में क्या सीन होता है आपके पास में कि एक सर्टेनिटी है। सर्टेनिटी क्या है आपके पास में कि दिस इज द एक्सचेंज रेट। और वहीं अगर हम फ्लेक्सिबल वाले की बात करें तो उसमें सर्टेनिटी नहीं है। भाई वो तो मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है ना, इन्फ्लुएंस वो तो डिमांड और सप्लाई से इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो वहां पे कोई सर्टेनिटी है ही नहीं। सो इस तरीके से जब आप कंसेप्ट्स को पढ़ लेते हो ना तो आपके लिए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को पढ़ना ना, ये लगा लो बाएं हाथ का खेल हो जाता है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। बट स्टिल अगर वीडियो देखने के बाद में आपको फिर भी लगता है कि उनको एक्सप्लेन करो तो मैं बहुत छोटा सा वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगी, बट फर्स्टली ट्राई टू रीड देम खुद से ही। ठीक है, अब एक लास्ट कंसेप्ट हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। लास्ट कंसेप्ट हमारे पास गिवन है, वो हमारे पास गिवन है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है हमारा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है बेसिकली जहाँ पे फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज जो है ना वो होता है, यानी कि करेंसीज की जो खरीद और बेच है वो होती है आपकी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर। तो जहाँ पे फॉरेन करेंसीज हैं उनको खरीदा और बेचा जाता है ना, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट।
समझ गए अब आप यहाँ पे। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के जहाँ पे करेंसीज का एक्सचेंज होता है, आप करेंसी दो, बदले में आपको जिस कंट्री की करेंसी चाहिए आप वो ले लो, तो दिस इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब इसके कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास में। पहला हमारे पास में जो फंक्शन है वो गिवन है ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। ट्रांसफर का मतलब यहाँ पे क्या है, ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी क्या चीज होती है, ये चीज होती है, यानी कि आपने क्या किया, आपको यूएस डॉलर चाहिए तो आपने उसके अगेंस्ट रुपीस दिए हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ, अब किस चीज का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे, आपकी जो परचेजिंग पावर है वो रुपीज से हटके अब आपके डॉलर में आ गई है। अब आपको अगर कोई चीज खरीदनी है देन यू हैव एक्सचेंज द करेंसी, तो आपकी जो वो पावर है वो रुपीज से शिफ्ट होके डॉलर में चली गई है। तो दिस इज द ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इन टर्म्स ऑफ करेंसीज जो हम बात करते हैं, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसीज जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास में आ जाता है एक क्रेडिट फंक्शन, यानी कि क्रेडिट का मतलब हमको पता है, तो जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो आपको क्रेडिट फैसिलिटी भी अवेलेबल कराती है, ठीक है। एक जो है जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, कंफ्यूजन वाला पॉइंट है वो है हेजिंग फंक्शन। आई होप दैट आई एम राइटिंग द स्पेलिंग करेक्टली। सो दिस इज द हेजिंग फंक्शन। अब ये क्या होता है, इसको बहुत शॉर्ट में समझो। हेजिंग फंक्शन क्या होता है, ये होता है समहाउ प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, ठीक है। तो जो हेजिंग फंक्शन है वो क्या होता है, वो होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क कैसे, यानी कि आप अपनी ट्रांजैक्शंस को लॉक कर सकते हो फ्यूचर पीरियड के लिए। कैसे, एक बात समझते हैं फटाफट से। मान के चलो कि आपको एक्सचेंज कराना है करेंसीज को, बट आप ऑन द स्पॉट उसको एक्सचेंज नहीं करा रहे हो। देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ रिस्क यू हैव इन योर माइंड कि जो वैल्यू है वो ऊपर और नीचे जा सकती है। जैसा हमें पता है कि जो वैल्यूज में फ्लक्चुएशंस चलते हैं, बट यू हैव द पॉइंट इन योर माइंड कि कल को जो है हो सकता है कि वैल्यू बढ़ जाए, या आपके दिमाग में ये है वैल्यू घट जाए। अब उस केस में क्या होता है कि आप उस रिस्क को ध्यान में रखते हुए आप क्या कर रहे हो, आप उस ट्रांजैक्शन को फ्यूचर के लिए आप उसको अभी लॉक कर रहे हो फ्यूचर के लिए। बेसिकली ये कि आपको अभी ट्रांजैक्शन नहीं करनी है, ठीक है। मुझे एक्सचेंज करानी है, पर मुझे एक्सचेंज करानी है कुछ टाइम के बाद, ठीक है। आज नहीं, मुझे 1 महीने बाद एक्सचेंज करानी है, मुझे अगले हफ्ते एक्सचेंज करानी है, बट हमें पता है एक्सचेंज रेट एवरी सिंगल डे चेंज हो रहा है। लेट्स से आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ और हो सकता है। तो उस केस में अब आपको ये है यार मुझे ऑन द स्पॉट तो नहीं करानी है बे ट्रांजैक्शन, जरूरत तो मुझे 1 हफ्ते बाद है, जरूरत तो मुझे 10 दिन बाद है। उस केस में आप क्या कर रहे हो, आप फ्यूचर के लिए उस ट्रांजेक्शन को अभी जो है वो लॉक कर रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब मैंने ये टॉपिक शुरू किया तो शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दी हो बोलने में, अगर कर दी होगी तो दिस इज द राइट वन, बट आई ट्राई टू एडिट दैट पार्ट आउट, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि आप क्या कर रहे हो, आपको 10 दिन में ट्रांजैक्शन करनी है, तो 10 दिन में ट्रांजैक्शन के लिए आप उसको आज ही लॉक कर रहे हो। तो आपने देखा है कि कल को जो है वैल्यू आपने 80 है, आज आप ये कह रहे हो मुझे 80 पे वैल्यू को लॉक करना है। अब कल को जो वैल्यू है वो $1 के अगेंस्ट आप 80 आपके दिमाग में है, या भी आपको 80 पे उसको लॉक करना है। आज की वैल्यू 80 चल रही है। अब कल को जो वैल्यू है वो 85 भी पॉसिबल है, कल को जो वैल्यू है वो 78 भी पॉसिबल है। कल को मतलब 1 हफ्ते बाद जब आपको ट्रांजेक्शन्स करनी है। अब अगर आपको 80 के अगेंस्ट 85 भरने पड़ जाए तो भाई सीधी बात है आपके लिए तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो इस लॉस को ध्यान में रखते हुए, इस लॉस के रिस्क में आपने क्या कहा कि आप अपनी उस फ्यूचर ट्रांजैक्शन को आज ही लॉक करना चाह रहे हो इस 80 वाली वैल्यू पे। अब पॉइंट ये आ जाता है, अगर वैल्यू सच में ही अब 80 से बढ़ जाती है, 82 हो जाती है, 85 हो जाती है, तो आपको तो लॉस बच गया वहां पे, क्यों, आप तो 80 पे लॉक करके आए हो। लेकिन अगर आपकी वैल्यू 78 हो जाती है, 75 हो जाती है, पर आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप तब भी 80 ही पे करोगे। आपने अगर $10 लेने हैं तो $10 के लिए भाई आपको फिर 800 रुपए देने पड़ेंगे उसको। आप ये नहीं कि आप उसको 78 के 75 के हिसाब से दोगे, आप उसको 800 दोगे। सो बेसिकली इट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। ये प्रॉफिट कमाने का जरिया नहीं है। आप ये नहीं सोच सकते आपने 80 में लॉक किया है तो आप उसको 75 में अब काम कर आओगे, नहीं। अगर आप 85 के रिस्क में आप उसको 80 पे लॉक कर रहे हो तो भाई फिर आपको इस वाले में भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको 80 ही भरने पड़ेंगे। सो बेसिकली इट इज दैट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क, ठीक है। तो ये होता है हेजिंग फंक्शन हमारे पास। अब इसके अंदर हमारे पास एक छोटा सा लास्ट पॉइंट और आता है, वो आता है स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट
और दूसरा आता है फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट क्या है, एग्जैक्ट जो हमने अभी अभी पढ़ा था, यही फॉरवर्ड मार्केट है हमारे पास, ठीक है, जिसमें आप आगे के लिए ट्रांजेक्शंस को बुक कर देते हो। स्पॉट मार्केट होता है ऑन द स्पॉट आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, अभी का वही, अभी आपको कोई फ्यूचर के लिए आप उसको लॉक नहीं कर सकते हो ट्रांजेक्शन के लिए, आप ऑन द स्पॉट ट्रांजेक्शंस कर रहे हो, वो होता है आपके पास में स्पॉट मार्केट। फॉरवर्ड के अंदर आपको वही वाली बात है, फ्यूचर के लिए उसको जो भी हम पढ़ के आए हैं अभी तक। अगर अब आपको ऐसा लगता है कि इस चैप्टर के अंदर कोई भी ऐसा टॉपिक है विच यू वांट मी टू एक्सप्लेन, क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्चुअल, बहुत सारे सही मैंने बोला हो, कंसेप्ट वाला चैप्टर है, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, बट आई हैव ट्राइड कि सारे के सारे एक्सप्लेन कर सकूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। शायद मैं बोलती थोड़ा सा ज़्यादा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो बट स्टिल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड शेयर माई वीडियो टू द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर बोर्ड एग्जामिनेशंस। टेक केयर, बाय बाय।